हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है साइंटिस्ट गौतम अरोड़ा यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपने पिछले 3 पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को लगभग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस बचता है हमारा 5th पॉइंट और 6th पॉइंट, जो कि है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किस तरह से कूलिंग प्रोवाइड करता है और इवेपोरेशन के कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो आ जाओ बेटा, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल की परंपरा कि हम लोग पिछली क्लास को ज़रूर रिवाइज करते हैं। तो बेटा, मैंने पिछली क्लास के शॉर्ट नोट को यहाँ पर अटैच कर दिया है। आओ पहले हम इन शॉर्ट नोट को देख लेते हैं। तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि वाई मैटर चेंज स्टेट, यानी मैटर अपनी स्टेट को क्यों चेंज करता है। तो इसका आंसर ये था क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच के डिस्टेंस चेंज हो जाने पर मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉलिड टू लिक्विड चेंज। तो बेटा इसमें कौन से 5 स्टेप थे, अब तो एक बार आप बोल सकते हो बेटा, इतनी बार आपने याद कर लिया, अब तक तो कोई याद भी हो गया होगा, है ना। देखो, पहला स्टेप क्या था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। दूसरा स्टेप क्या था, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तीसरा फैक्टर क्या था कि जो हीट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देती है। फोर्थ स्टेप क्या था बेटा कि वो जो पार्टिकल है वो उस पूरे क्रिस्टल को स्केप कर जाता है। और लास्ट 5वां स्टेप क्या था कि इस तरह से सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बेटा। देखो, थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट। कौन क्या था बताओ, मेल्टिंग पॉइंट मन में बोल दो एक बार मेरे लिए, बोल दिया मन में। ठीक है, चलो आगे क्या था कि हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट। बेटा ये भी आपने याद कर लिया होगा, आई होप कि आपको ये पता होगा, है ना। एक बार मेरे लिए मन में बोल दो, बोल दिया मन में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेटा आप लोग इसकी डेफिनेशन एक बार मन में बोल दो। तो बेटा आपने मन में बोल दी, ठीक है, ओके चलो। फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारा, बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद में हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट लाइन थी कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। ठीक है बेटा, आपको सब कुछ याद होगा, आई होप कि। ठीक है। 6 पॉइंट क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LHV। बेटा एक बार मेरे लिए इसकी डेफिनेशन बोल दो ना अपने मन में। बोल दिया आपने, बोली, ठीक है चलो। अगला पॉइंट क्या था, देखो, ऑल प्रोसेसेस। कौन कौन से प्रोसेसेस, तो फ्यूजन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। सारे प्रोसेस बेटा एक बार मन में वापस से याद कर लेना। कर लिया आपने याद, चलिए जी। और लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, चेंज इन स्टेट ड्यू टू प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज होने की वजह से कैसे स्टेट चेंज होती है। इसमें दो एग्जाम्पल पढ़े थे, ड्राई आइस और लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, सब कुछ कल वाला याद कर लिया ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यस, आज हमको पढ़ना है इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या होता है, पहले थोड़ा मैसेज सुन लो, उसके बाद हम जो लिखा है उसको पढ़ेंगे। तो देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो शर्ट है जो कि गीली पड़ी है, जिसको मैंने अभी धोया है, उसको मैं सुखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो देखो उस शर्ट को ना मैं एक तार पर टांगूंगा और उस शर्ट के नीचे मैं ना आग लगा दूंगा। आग लगाने से क्या होगा कि वो जो शर्ट के जो पार्टिकल है ना, उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा और इस तरह से वो पार्टिकल उस शर्ट में से एस्केप कर जाएंगे स्टीम बन करके। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर मैं नीचे आग लगा दूंगा तो मेरी शर्ट भी तो जल सकती है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक जाए। उसके पहले तो मेरी शर्ट ही जल जाएगी। यानी कि यहाँ पर शर्ट को सुखाने के लिए हम लोग वेपराइजेशन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से तो हमारी शर्ट ही जल जाएगी। तो हमको कोई और प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा, अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। उसके अलावा आपने एक और बात देखी होगी कि गर्मियों के मौसम में पेपर में अक्सर ये आता है कि हमारे पास का ये वाला तालाब, इसका जल स्तर बहुत कम हो गया, ये तालाब का लेवल बहुत कम हो चुका है। तो आखिर तालाब का पानी उड़ा कैसे, क्या उस तालाब का पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गया होगा, उबला होगा और उसके बाद में उड़ा होगा? तो नहीं, ऐसा तो पक्का नहीं हुआ होगा। तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, वहाँ पे प्रोसेस हुआ है इवेपोरेशन का। तो देखो, इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि वाटर का लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना किसी भी टेम्परेचर पर वाटर का लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना इवेपोरेशन कहलाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर कन्वर्ट लिक्विड टू गैसियस स्टेट, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस अकर एट एनी टेम्परेचर। तो सर आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है, आखिर इस प्रोसेस के पीछे की मैकेनिज्म क्या है? तो आ जाओ, मैं आपको इसके प्रोसेस के पीछे की मैकेनिज्म भी समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट तो ले लो। बेटा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी आ जाओ। अब हम समझते हैं इस पूरे प्रोसेस का मैकेनिज्म। बेटा मैं एक बहुत अच्छा सा एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बना के लेके आऊँ, बेटा आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आ जाओ बेटा, इस मज़ेदार से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मान लो कि फिलहाल आपको जो ये इमेज दिख रही है ना, ये सारे पानी के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये सब पानी के मॉलिक्यूल है। अब आप एक काम करो, आप इस वाले पानी के मॉलिक्यूल को देखो, इस वाले पानी के मॉलिक्यूल को देखो। ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल अपने आसपास में इन सारे पानी के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। किन से? इन सारे पानी के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। कितने मॉलिक्यूल एक बार गिना देखो, 3 और 3 6 और 2 8। ये एक मॉलिक्यूल रेड वाला अपने आसपास के 8 ग्रीन पानी के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। ठीक है बेटा, ये एक बात हुई।
अब आप एक काम करो, इस दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को देखो, इस दूसरे रेड डॉट को देखो। ये वाला जो रेड डॉट है ये अपने आसपास में इन सारे पानी के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। एक बार आप इन सबको गिनो, देखो ये कितने हैं। तो देखो ये टोटल है 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है ना, ये टोटल 5 पानी के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। लेकिन ये जो अंदर वाला मॉलिक्यूल है ये टोटल 8 पानी के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। और देखो हम लोग एक बात जानते हैं, इतना हम सीख चुके हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स या कोई भी दो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ये हमारी मैटर की थर्ड कंडीशन थी जो हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो उसमें हमने पढ़ा था मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो अंदर वाले मॉलिक्यूल को 8 मैटर के पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं और ऊपर वाले मॉलिक्यूल को सिर्फ 5 मैटर के पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल को कम मैटर के पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल नहीं, ये जो ऊपर वाली पूरी रो है इसमें जितने भी पार्टिकल है ना, इन सारे पार्टिकल्स को नीचे वाले सिर्फ कम कम मॉलिक्यूल ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर की तरफ सरफेस पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अगर हम इनको थोड़ी सी हीट भी दे दें तो ये मॉलिक्यूल अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए इस पूरे के पूरे सिस्टम से एस्केप कर जाएंगे। और बस यही है इवेपोरेशन का पूरा बेसिक फंडा, कि ये जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, ये थोड़ी सी हीट को ऑब्जर्व करके भी गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन ये जो अंदर की तरफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं ये ज़्यादा पार्टिकल से खुद को सराउंड किए हुए हैं, तो अगर इनको हमें गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हमें इन्हें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो ऊपर की तरफ जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इन्हें हम कम हीट दे करके भी गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया ना बेटा कि बॉइलिंग, जिसके अंदर हमको हर एक मॉलिक्यूल को स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो इवेपोरेशन से किस तरह अलग है। कि इवेपोरेशन के अंदर हमको सिर्फ जो ऊपर वाली सरफेस प्रेजेंट है सिर्फ उसको ही हीट दे करके स्टीम में कन्वर्ट करना है। और देखो जब एक बार के लिए ये पूरी वाली रो कन्वर्ट हो जाएगी स्टीम में, उसके बाद ये जो अगली रो प्रेजेंट है ये हमारी ऊपर वाली रो बन जाएगी। यानी कि इवेपोरेशन का फिनोमिना सिर्फ अपर सरफेस पर ही होता है। पहली बात तो ये कि सिर्फ अपर सरफेस पर होता है, और दूसरी बात ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। हमें बस थोड़ी सी हीट चाहिए इन अपर सरफेस के मॉलिक्यूल को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया बेटा आपको क्या यहाँ पे पीछे कॉन्सेप्ट लग रहा है, कितना शानदार कॉन्सेप्ट लग रहा है इसके पीछे। तो बेटा आप एक बार इस पूरे के पूरे डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इवेपोरेशन के पीछे का मैकेनिज्म क्या था। तो देखो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सरफेस। ध्यान से देखना, लिक्विड पार्टिकल प्रेजेंट एट द सरफेस हैज हायर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल विच आर बिलो सरफेस। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी विच इज प्रेजेंट ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल। अब क्योंकि जो ऊपर वाले पार्टिकल हैं उनके ऊपर कम फोर्स लग रहा है, इसलिए उनका मोशन भी ज़्यादा है और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखो दोज सरफेस पार्टिकल अब्जॉर्ब एनर्जी एंड एस्केप फ्रॉम द क्रिस्टल। बेटा अभी हम सीख चुके हैं कि वो जो सरफेस पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उस क्रिस्टल से एस्केप कर जाएंगे। अगला देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड हेडिंग में लिखा हुआ है, दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बॉइलिंग अलग होता है बेटा, इवेपोरेशन अलग होता है। बॉइलिंग के अंदर सारे पार्टिकल हीट को ऑब्जर्व करके गैस में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस पर प्रेजेंट पार्टिकल ही हीट को ऑब्जर्व करके गैस में कन्वर्ट होते हैं। और ये सारा कुछ काम, ये सारा कुछ तामझाम बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। हमारे कपड़े इसीलिए सूखते हैं, तालाब का पानी इसीलिए कम होता है। इवेपोरेशन ही इन सब चीज़ों के पीछे का बेसिक फंडा है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को यहाँ पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बेटा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, इवेपोरेशन अकर एट, कितने डिग्री के टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होता है? 0 डिग्री पर होता है, 100 डिग्री पर होता है, 50 डिग्री पर होता है, फिर किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। यही तो इस प्रोसेस की खास बात है। इवेपोरेशन के लिए आपको टोटल 2 बात ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स का ही होता है, और दूसरी बात ये कि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। बेटा मैं बार बार इन दोनों पॉइंट को बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों पॉइंट ही इवेपोरेशन के मेन बेसिक हैं। और एक बार हमारा अगर बेसिक मजबूत होगा ना, तो हम उस पर कितनी भी ऊंची इमारत बनाएं, वो इमारत कभी भी हिलेगी नहीं। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये 2 बात ध्यान रखोगे, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब हम। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बेटा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन इवेपोरेशन
ए पॉइंट, ऑल मॉलिक्यूल इवेपोरेट, क्या सारे मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं किसी भी मैटर के? तो नहीं बेटा, ऑल मॉलिक्यूल डज नॉट इवेपोरेट। बी क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द बॉटम इवेपोरेट, बॉटम वाले मॉलिक्यूल कहाँ से होंगे भाई? इवेपोरेट सरफेस वाले होते हैं। सी क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल इन मिडल इवेपोरेट, मिडल वाले भी इवेपोरेट नहीं होते हैं। डी क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल एट सरफेस इवेपोरेट। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सरफेस मॉलिक्यूल ही इवेपोरेट होते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम समझते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा या फिर नॉर्मल रहेगा। तो देखिए बेटा, टोटल 4 इफेक्ट हैं, उन चारों इफेक्ट के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है। वो क्या ट्रिक है? अरे हम तुम हवा हैं। क्या ट्रिक है? अरे हम तुम हवा हैं। इनमें सिर्फ ये जो लाल रंग के मार्क है, सिर्फ इन्हीं का मीनिंग है, ये है का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो, अरे हम तुम हवा हैं, इसमें अरे का मतलब है एरिया, सरफेस एरिया। अरे क्या है? सरफेस एरिया। हम का मतलब है ह्यूमिडिटी, हम का क्या मतलब है? ह्यूमिडिटी। तुम का क्या मतलब है? तुम का मतलब टी से टेम्परेचर, टी से क्या है? टेम्परेचर। और हवा तो खुद ही हवा बेटा, विंड की स्पीड। चौथा फैक्टर क्या है? विंड की स्पीड। तो देखो क्या ट्रिक बनी, अरे हम तुम हवा है। 2 बार इस ट्रिक को अपने मन में बोलो, आप लोगों के लिए वर्क है, 2 बार इस ट्रिक को मन में बोलो। देखो बेटा, ये साइंस की क्लास नहीं है, ये साइंस की वर्कशॉप है। इसमें आपको भी मेरे साथ में साथ मिल करके जो मैं बोल रहा हूँ आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, जो काम मैं आपको बोल रहा हूँ वो काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस की क्लास नहीं है, साइंस की वर्कशॉप है। ठीक है बेटा, तो इस ट्रिक को 2 बार अपने मन में बोलो, अरे हम तुम हवा हैं एक बार, अरे हम तुम हवा हैं 2 बार, हो गया। ठीक है, अरे का मतलब एरिया, हम का मतलब ह्यूमिडिटी, तुम का मतलब टेम्परेचर, हवा का मतलब विंड स्पीड। ओके, चलो अब हम इस एक एक फैक्टर को आराम से देखते हुए चलते हैं। आ जाओ, पहला देखते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है? सरफेस एरिया। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो ज़्यादा सरफेस पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगी, अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, तो इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ेगी। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन होता ही सरफेस के ऊपर है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। सिंपल सी बात बेटा। ठीक है, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले फैक्टर पर मूव करते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी अगला देखते हैं। अरे हम ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास की जो एयर है, उसमें कितनी नमी प्रेजेंट है। एयर हल्की सी ड्राई एयर है या फिर वेट एयर है। तो देखो हम लोग एक बात सिंपल ही जानते हैं कि गर्मी के मौसम में बहुत सूखी हवाएं चलती, क्योंकि इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी होती ही नहीं है। लेकिन वहीं पर बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा नमी भरी हवाएं चलती है, क्योंकि बारिश के मौसम में होता ही पहली बात पानी से भरा हुआ मौसम होता है, तो एयर के अंदर भी पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे जो चिप्स और वेफर्स होते हैं वो बारिश के मौसम में जल्दी गीले हो जाते हैं, क्योंकि एयर ह्यूमिड होती है। तो देखो बेटा, एक बात ध्यान से समझना, इवेपोरेशन कब होगा? इवेपोरेशन होगा जब एयर जो है ना वो ड्राई होगी, एयर सूखी होगी। गर्मी के मौसम में तालाब का लेवल कम होता है, बारिश के मौसम में कभी तालाब का लेवल कम नहीं होता है। इसका मतलब इवेपोरेशन की रेट ह्यूमिडिटी की रेट की जस्ट अपोजिट है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। यानी कि बेटा इवेपोरेशन की रेट ह्यूमिडिटी की रेट की बिल्कुल उल्टी चलती है। अगर हवा बहुत ज़्यादा सूखी है तब इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हवा के अंदर नमी प्रेजेंट है तब इवेपोरेशन कम हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। अगला पॉइंट क्या लिखा है देखना बेटा, एयर कैन होल्ड अ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, एयर के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ही प्रेजेंट रह सकता है। नेक्स्ट देखना बेटा, इफ़ ह्यूमिडिटी हाई देन रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, अगर हवा के अंदर नमी ज़्यादा है तब इवेपोरेशन की रेट कम हो जाएगी। तो बेटा आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले फैक्टर पर मूव कर जाते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी अगला जो पॉइंट है, अरे हम तुम टेम्परेचर। तो देखना बेटा, टेम्परेचर के लिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन की रेट भी बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? क्योंकि देखो अगर गर्मी ज़्यादा है तो पार्टिकल के पास में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, पार्टिकल जल्दी उस सिस्टम में से एस्केप कर जाएंगे। तो हमारा आंसर आ चुका है बेटा। देखो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इफ़ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज हाई देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। और सेकेंड पॉइंट देखो, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है बेटा, देखो दोनों पॉइंट सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी देखो अगला पॉइंट क्या आएगा, अरे हम तुम हवा, हवा यानी विंड स्पीड। तो देखना बेटा, विंड स्पीड इवेपोरेशन को किस तरह अफेक्ट करती है मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लेते हैं कि आज बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। अगर तेज़ हवाएं चल रही है इसका मतलब कि इन्वायरमेंट के अंदर पानी के मॉलिक्यूल ठहर नहीं पा रहे। हवा पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ भाग के ले जा रही है, और इस जगह पर पानी के मॉलिक्यूल की कमी हो जा रही है। तो क्योंकि यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल की कमी हो चुकी है
तब नीचे से ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर के हवा के अंदर मिलना चाहेंगे। और अब क्योंकि हवा और तेज़ चल रही है तो वो उड़ने वाले मॉलिक्यूल वापस से आगे बढ़ जाएंगे और इस जगह पर वापस से पानी के मॉलिक्यूल की कमी हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो पानी के मॉलिक्यूल की हमेशा कमी बनी रहेगी और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि विंड स्पीड इंक्रीज होने से इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है और विंड स्पीड कम होने से इवेपोरेशन का रेट भी कम हो जाता है। देखो बेटा पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस वाटर वेपर इन सराउंडिंग डिक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा, डिक्रीज वाटर वेपर इन सराउंडिंग इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन। सिंपल सी बात लिखिए बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने चारों के चारों फैक्टर को एकदम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। चारों फैक्टर एक्चुअली में सिंपल फैक्टर्स ही थे। चलो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बेटा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, रमन वांट्स टू ड्राई हिज शर्ट इन लेस टाइम सो ही शुड। यानी कि रमन अपने शर्ट को जल्दी सुखाना चाहता है तो रमन क्या करे। ऑप्शन ए, पुट इट आउटसाइड मेक अ बॉल ऑफ शर्ट। यानी कि शर्ट का एक गोला बना दे और उसको बाहर छोड़ के आ जाए, ले रख दिया। तो इससे क्या होगा भाई, उसने तो सरफेस एरिया को ही कम कर दिया और अगर सरफेस एरिया को उसने कम कर दिया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कम हो जाएगा। यानी कि ए हमारा सही आंसर नहीं है। हमको शर्ट को जल्दी सुखाना है, देर से नहीं सुखाना है। ऑप्शन बी देखते हैं, पुट शर्ट इन फ्रंट ऑफ वाटर कूलर। तो देखो पहली बात तो ये कि शर्ट गीला पड़ा हुआ है और दूसरी बात ये कि शर्ट को वो वाटर कूलर के सामने ही रख रहा है जिसके अंदर वैसे ही नमी ज़्यादा है। सो इफ़ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन, आप बोलो। इफ़ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस देन रेट ऑफ इवेपोरेशन, आप बोलो डिक्रीजेस। अरे भाई अगर रमन अपने शर्ट को वाटर कूलर के सामने रख देगा तो वो वाटर कूलर तो वैसे भी नमी फेंक रहा है तो वो शर्ट की इवेपोरेशन की रेट तो और कम हो जाएगी ना। यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी क्या देखते हैं, पुट शर्ट बिलो द फैन ऑन। यानी कि पंखे को चालू करे और शर्ट को उसके नीचे रख दे। तो अगर पंखे को चालू कर देगा तो विंड स्पीड बढ़ जाएगी और इफ़ विंड स्पीड इंक्रीजेस देन रेट ऑफ इवेपोरेशन, आप बोलो। इफ़ विंड स्पीड इंक्रीजेस देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी क्या है, पुट शर्ट बिलो द फैन ऑफ। यानी बंद पंखे के नीचे शर्ट को रख दे, उससे क्या होगा, ढेला, कुछ नहीं होने वाला उससे तो। यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये था इवेपोरेशन के ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम समझते हैं कि इवेपोरेशन किस तरह से हमें ठंडक प्रोवाइड करता है, यानी कि हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो देखो एक बार इस इमेज को वापस से देखो इसमें जो आपको ये पीले मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, ये पीले मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उड़ने वाले हैं, इस पूरे सिस्टम को एस्केप करने वाले हैं। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले हैं यानी कि इस जगह पर एनर्जी की कमी हो जाएगी क्योंकि एनर्जी तो ये पीले मॉलिक्यूल लेके चले गए ना। और क्योंकि एनर्जी की कमी हो गई तभी तो हमें ठंडक महसूस होगी। यानी कि ये मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब एस्केप करेंगे तब ये मॉलिक्यूल पीछे ठंडक छोड़कर जाएंगे। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है हमने, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट सरफेस अब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग कॉज द सराउंडिंग कूल। यानी कि ये मॉलिक्यूल सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के सराउंडिंग को कूल करके एस्केप कर जाते हैं। बेटा हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि व्हेन वी पुट एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, नेल पेंट रिमूवर, ऑन आवर हैंड्स इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम आवर हैंड्स एंड इवेपोरेट मेक अस हैंड फील कूल। यानी कि ये एसीटोन हमारे हाथ से ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एस्केप कर जाते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं और इसीलिए हमारे हाथ को ठंडक महसूस होती है। इसी जैसा बेटा एक और एग्जाम्पल है कोरोना के टाइम वाला, कोरोना काल याद करो। इसमें हमने क्या यूज़ किया था, हमने भर भर करके सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया था। व्हेन वी पुट सैनिटाइजर ऑन आवर हैंड्स इज अब्जॉर्ब एनर्जी एंड फ्रॉम आवर हैंड्स एंड इवेपोरेट मेक अस हैंड फील कूल। तो देखो बेटा एसीटोन और सैनिटाइजर दोनों सेम प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग इस वीडियो को यहाँ पॉज करेंगे और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके बेटा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वी पुट वाटर ऑन रूफ ऑफ आवर हाउस बिकॉज। तो देखो बेटा आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम लोग अपने घर के बाहर और हमारी छत के ऊपर थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा हम करते हैं बिकॉज हम लोग इवेपोरेशन को जानते हैं। भले ही हमें उसकी साइंस पता नहीं हो लेकिन हमें उसका काम तो पता है ना। ऐसा करने से वो जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना वो उस सराउंडिंग में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एस्केप कर जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और इस तरह से वो सराउंडिंग को कूल करते हुए एस्केप कर जाते हैं। और बेटा वो इस तरह से सराउंडिंग को कूल करते हुए
इवेपोरेट हो जाते हैं। तो देखो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वाटर पार्टिकल मेक द हाउस वार्म, नहीं गलत आंसर है बेटा। ऑप्शन बी, सनलाइट नॉट कम टू हाउस, नहीं बेटा ये भी रॉन्ग आंसर है, इसका कुछ इससे मतलब नहीं है क्वेश्चन से। ऑप्शन सी, वाटर पार्टिकल बाय अब्जॉर्बिंग हीट इवेपोरेट मेड द सरफेस कूल, यस बेटा ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी ऑल नहीं, ऑल भी करेक्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, आओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन बिकॉज, हम लोग समर के सीजन में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कॉटन क्लॉथ्स आर फैशनेबल इन समर सीजन, नहीं बेटा ऑप्शन ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या लिखा है, इन कॉटन क्लॉथ्स इवेपोरेशन अकर इजीली, तो बेटा ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, कॉटन के कपड़ों में रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक बोलूँगा मैक्सिमम होता है। और देखो ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है, कॉटन अब्जॉर्ब स्वेट मोर, यानी कि कॉटन पसीने को ज़्यादा सोखता है, अच्छे से सोखता है। तो यस ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या गया, डी, बोथ 2 and 3। ओके बेटा, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं बेटा, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे, यानी कि गर्मी के दिनों के अंदर डेजर्ट कूलर अच्छे से कूलिंग क्यों कर पाते हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोग डेजर्ट कूलर की मैकेनिज्म को समझो। ये कूलर क्या काम करते हैं कि ये कूलर, पहली बात तो ये कि इनकी जो घास होती है वो घास गीली रहती है, पंप ऑन होता है जिसकी वजह से इनकी घास हमेशा गीली होती है। और बेटा दूसरी बात ये कि ये कूलर बाहर की हवा को अपने अंदर सक करते हैं, हवा को खींचते हैं। तो देखो जब ये कूलर बाहर की हवा को अपनी तरफ खींचते हैं तब वो हवा इन ठंडी जालियों के थ्रू अंदर आती है, और जब ये हवा ठंडी जालियों के थ्रू अंदर आती है तब वो हवा भी ठंडी हो जाती है, जिससे इस कूलर का पंखा बाहर फेंक देता है और हमें ठंडक महसूस होती है। तो इस तरह से डेजर्ट कूलर गर्मी के दिनों में ज़्यादा ठंडक प्रोवाइड करते हैं। अब इसे पढ़ लेते हैं, बिकॉज ऑन अ हॉट ड्राई डे द एयर हैज़ लो ह्यूमिडिटी सो इवेपोरेशन हैपन्स फास्टर, इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अ डेजर्ट कूलर वर्क्स ऑन इवेपोरेटिंग वाटर, डेजर्ट कूलर क्या करता है, वो जो जाली के अंदर जो पानी है ना, हवा उस पानी को एब्जॉर्ब करते हुए अंदर आती है और इस तरह से हवा ठंडी हो जाती है। विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, फास्टर इवेपोरेशन इज इक्वल टू बेटर कूलिंग, यानी कि अगर इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, जो कि गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, इसीलिए कूलिंग का रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर, यानी गर्मी के मौसम में मटका पानी को ठंडा कैसे कर देता है। बेटा आप लोग थोड़ा सोचो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। बेटा आपने कुछ ट्राई किया, और देखो एक बार हम मटके को ध्यान से देखते हैं। तो देखो मटके का जो सरफेस होता है ना, उस सरफेस के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि ये बना कैसे, मिट्टी से बना हुआ है। तो इस मटके के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, और देखो इन छेदों के अंदर से मटके के अंदर का पानी बहुत कम अमाउंट में, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही कम अमाउंट में इस मटके से पानी रिसते हुए बाहर आता है। और जब ये पानी रिसते हुए बाहर आता है तब, क्योंकि गर्मी का मौसम पहले से ही है, गर्मी के मौसम के अंदर इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कैसी होती है, वैसे ही तो लो होती है, यानी कि वहाँ पर इवेपोरेशन का रेट क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखो ये जो पानी रिस करके बाहर आया ना, ये फटाक से इवेपोरेट हो जाता है, और क्योंकि पानी फटाक से इवेपोरेट हुआ है तो ये पानी के मॉलिक्यूल क्या किए होंगे, सराउंडिंग से एनर्जी को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकले होंगे। और वो हीट एनर्जी उन्होंने कहाँ से ली है, मटके के अंदर के पानी में से ली है, मटके में से ली है, और इस मैकेनिज्म से मटके का पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। देखो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है बात को, द अर्थन पॉट हैज़ टाइनी पोर्स, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं इन इट्स सरफेस। वाटर सीप्स आउट का मतलब होता है बेटा रिस जाना, रिसते हुए बाहर आना। एंड इवेपोरेट फ्रॉम द आउटर सरफेस, और वो आउटर सरफेस से इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द वाटर इनसाइड मेकिंग इट कूल, यानी इवेपोरेशन के अंदर वो हीट कहाँ से मिलती है, अंदर वाले पानी से मिलती है, और इसी वजह से अंदर वाला पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है बेटा, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, वाई डज आवर पाम फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। तो देखो बेटा अभी हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि ये जो एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम, सैनिटाइजर, ये क्या होते हैं, ये हमारे हाथ में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं, और इसी वजह से हमारे हाथ को ठंडक प्रोवाइड होती है।
तो ये बात मैंने यहाँ लिखी है बेटा, देखो बिकॉज दिस लिक्विड्स आर वॉलेटाइल, ये लिक्विड्स उड़ सकते हैं। दे इवेपोरेट क्विकली, ये सारे लिक्विड जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग इवेपोरेशन दे अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर स्किन फॉर आवर पाम, मेकिंग योर पाम फील कूल्ड, और इस तरह से हमारा पाम कूल फील करता है। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वाई वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों हम प्लेट में जब चाय पीते हैं तो हम चाय को जल्दी पी पाते हैं, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि अगर हम कप में चाय पिए तो वो चाय बहुत देर के बाद में ठंडी होती है। तो बेटा आप लोग इस बारे में सोचेंगे और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। बेटा आपने कुछ सोचा? तो देखो यहाँ पर ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि देखो जब हमने चाय को कप से लेकर प्लेट में निकाला तब वो चाय प्लेट के अंदर आकर फैल चुकी है, चाय का सरफेस एरिया बढ़ चुका है, और अगर सरफेस एरिया बढ़ चुका है तो वो जो चाय में जो पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट हो सकते हैं, और जब वो पानी के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे तो बेटा रिपीट कॉन्सेप्ट हो रहा है कि वो पानी के मॉलिक्यूल उस चाय के अंदर से हीट को लेकर के इवेपोरेट होंगे, और क्योंकि वो पानी के मॉलिक्यूल चाय में से हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो रहे हैं तो वो पानी के मॉलिक्यूल उस चाय को ठंडा करके इवेपोरेट हो जाएंगे। देखो ये बात मैंने लिखी हुई है, बिकॉज द सॉसर हैज़ अ लार्जर सरफेस एरिया देन अ कप सो इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द टी कूल्स डाउन मोर क्विकली अलाउिंग अस टू सिप इट सूनर, यानी कि हम इस वजह से चाय को ठंडा जल्दी कर पाते हैं और हम उसे जल्दी पी पाते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब हम देखते हैं हमारा इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर, यानी कि हमें गर्मी के मौसम में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो बेटा थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो बेटा आपने कुछ सोचा, आइए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए हमें ना गर्मी के मौसम में एकदम तड़क भड़क के चमकीले लाल और काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और उसके अलावा हमको रेयन के और सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमारा शरीर एकदम अच्छे से हीट को अब्जॉर्ब करे और हमारे शरीर के अंदर पसीना पूरे के पूरे शरीर को एकदम भिगो दे और हमारे शरीर में एकदम तमतमी सी मच जाए। ऐसा ही होना चाहिए ना बेटा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका अपोजिट होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग के कपड़े क्यों? क्योंकि देखो बेटा रंग जितना हल्का होता है ना वो रंग उतना ही कम हीट को अब्जॉर्ब करता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमें कॉटन के बने हुए कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉटन के कपड़ों के अंदर हमारे शरीर से जो पसीना बाहर निकलता है ना, कॉटन उस पसीने को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरी बात ये। और तीसरी बात है कि कॉटन का एक और फायदा है कि कॉटन के कपड़े में रेट ऑफ इवेपोरेशन भी मैक्सिमम होता है। तो देखो ये तीनों पॉइंट को मैंने यहाँ लिख दिया है। वी शुड वियर लाइट कलर, पहली बात लूज एकदम ढीले ढीले से खुल्लम खुल्ले, एंड कॉटन क्लॉथ्स इन समर। क्यों? क्योंकि देखो कॉटन अब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउ इजी इवेपोरेशन, कॉटन पसीने को जल्दी सोखता है और उसमें इवेपोरेशन भी फास्टर होता है, कीपिंग द बॉडी कूल, और इससे हमारी बॉडी एकदम ठंडी ठंडी कूल रहती है। उसके बाद देखना सेकंड पॉइंट, लाइट कलर रिफ्लेक्ट सनलाइट, यानी लाइट कलर के अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। कीप अस कूलर। उसके बाद अलावा देखो बेटा एक थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि हमें गर्मी के मौसम के अंदर डर्मी कूल का पाउडर लगाना चाहिए। ठीक है बेटा, हमें डर्मी कूल का ठंडा ठंडा कूल पाउडर लगाना चाहिए, नवरत्न का भी लगा सकते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। देखो ये लास्ट में एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी थी। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन है, सिंबल है के। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है, सिंबल है एम। मास का यूनिट किलोग्राम, सिंबल है केजी। बेटा ये जो यूनिट है ना सारे एसआई यूनिट है, ठीक है, सारे एसआई यूनिट है। वेट का यूनिट है न्यूटन और इसका सिंबल है एन। वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, इसका सिंबल है मीटर की पावर 3, मीटर का क्यूब। डेंसिटी का जो यूनिट है वो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका एक और यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, और बेटा प्रेशर का यूनिट है पास्कल और इसका सिंबल है पीए, पास्कल। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे हमने इस टेबल को डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा हमारा ये चैप्टर फाइनली आज जाकर के कंप्लीट हो चुका है बेटा। हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिस्कस किया है और हमने चारों पार्ट के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है बेटा। आई होप कि आपका चैप्टर समझ में आया होगा। आई होप कि आपने क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे बेटा। हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कंपलसरी है। उसके अलावा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके टोटल 50 में से कितने मार्क्स बने हैं। क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा? तो क्वेश्चन बैंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके बेटा, तो बेटा फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं मिलूंगा आपसे चैप्टर नंबर 2 में। तब तक आप पढ़ाई करते रहो, खूब मजे करते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई भी करो मस्ती के साथ में। ठीक है बेटा, मैं मिलूंगा आपसे चैप्टर नंबर 2 में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।